हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर मैं आपको करवाने वाली हूँ टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स से। वो चैप्टर्स हम देखेंगे जिन चैप्टर्स में से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी देखेंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, इस तरीके से मैं आपको 2020 करके काफी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, जिससे क्या है ना कि हर एक टाइप का क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। और अब हमारा फोकस इसी पे रहेगा। आप लोगों के एक दो चैप्टर्स ही बाकी हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम इजीली इस तरीके की प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं और करनी भी हमें चाहिए। यही सही टाइम है। अगर हमने अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो इससे बेटर हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि रीजन, जो चीज लोग अक्सर नवंबर दिसंबर में करना शुरू करते हैं वो हमने अभी से ही स्टार्ट कर दिया करना, अगस्त से ही स्टार्ट कर दिया करना, तो हम लोग हमेशा उनसे आगे रहेंगे फिर। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी MVSAT के बारे में। मेगा वेदांत 2 स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है ये। आप सभी बच्चे जो है आपकी लाइफ की मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है ये जो आपकी लाइफ पूरे तरीके से बदल सकता है। सबसे पहली चीज, जो 2.5 लाख बच्चे एग्जाम्स देंगे उसके अंदर आप अपनी AIR जान सकते हो। नंबर 2, आपको पूरा का पूरा स्कॉलरशिप मिल जाएगा वेदांतु के कोर्सेज पर। 1-on-1 काउंसलिंग मिलता है, सारा स्टडी मटेरियल मिलता है। नंबर 3, आप सभी बच्चों को 150 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो भी यहां पर मिल सकता है एंड 2 करोड़ वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस एंड रिवॉर्ड्स भी आप जीत सकते हैं। तो आप भी एक नेशनल चैंपियन बन सकते हैं सिर्फ ये एक एग्जाम देकर, जो कि है 4th, 5th, 11th और 12th ऑफ अक्टूबर को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन तारीखों पर ये है और ये ही है आपका चांस नेशनल चैंपियन बनने का। बाकी की डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करें आज की इस क्लास को। मजेदार होने वाली है। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मैं लिटरेचर के करवाने वाली हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर से ये क्वेश्चंस निकाल कर लाई हूँ। कोड है उस पेपर का 184। 2025 का ही हमारा पेपर रहा है। एंड मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, ये पेपर सैंपल पेपर्स मैंने इस वीक आपको 2 से 3 सैंपल पेपर्स लास्ट वीक करवाए थे। ठीक है, वो सारे सैंपल पेपर्स देख लेना भाई। मैं कह रही हूँ ना, तैयारी अगर जिस तरीके से मैं करवा रही हूँ वैसे कर लोगे ना, मौज काट दोगे तुम, मौज काट दोगे तुम, समा बांध दोगे तुम। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनी वन ऑफ द गिवन टू A or B. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants' lenchos. Saul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. तो ये कब का एक्सट्रैक्ट है, कब की बता रखी है? जब पूरा जो उसका फसल था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, एक भी पत्ता किसी भी पेड़ पर नहीं बचा था। ठीक है, सारे फ्लावर्स जो है, जो कॉर्न के ऊपर फ्लावर आते रहते हैं ना सफेद रंग के, वो बताते हैं कि भाई अब की बार फसल अच्छी होगी। सारे फ्लावर्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, मतलब सारा फसल डिस्ट्रॉय हो चुका था और उसका जो लेंचो का दिल था वो उदासी से भर चुका था। When the storm had passed, और जब वो तूफान गया, वो बीच में खड़ा था अपनी फील्ड के और उसने कहा अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। आपको बताया था लोकस्ट होते हैं ये एक तरीके से जैसे राम जी का घोड़ा टाइप का, ग्रास हॉपर टाइप के कीड़े होते हैं, जिनका एक पूरा तूफान आता है और जो सारी फसल को खा के खत्म करके चला जाता है। तो वो कहते हैं वो तूफान भी कम तबाही मचाता है जितनी इसने मचाई है। एंड द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस बर्फबारी ने कुछ भी नहीं छोड़ा है और इस साल अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारी सारी मेहनत खराब हो गई है। ठीक है, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, सो वी विल गो हंग्री। बोले अब कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा, अब हम पूरे साल भूखे मरने वाले हैं। So yes, read the following extract and answer the questions for any one of the given two. Why were there no leaves left on the trees? क्यों कोई भी एक भी पत्ता जो है वो पेड़ पर नहीं बचा था? The locust ate them up. An earthquake had occurred. There was a hailstorm. The animal grazed on them. बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा बता देगा। अगर उसने समरी भी पढ़ा होगा मुझे लगता है तो भी बता देगा कि देयर वाज अ हेलस्टॉर्म। लेकिन समरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अभी आगे जो आगे क्वेश्चंस आएंगे ना, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, उनसे आपको पता चल जाएगा कि समरी आपका क्या बिगाड़ सकती है। ठीक है, तो चलिए यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में से करेक्ट वर्ड चुन के यहां पर लिखना है। Lencho felt blank space when he saw his destroyed cornfield. लेंचो को कैसा फील हुआ जब उसने अपनी डिस्ट्रॉयड कॉर्नफील्ड देखी? जुबिलियंट या डेविस्टेटेड? कैसा फील कर रहा था लेंचो? बहुत अच्छा फील कर रहा था क्या? डेविस्टेटेड, वेरी नाइस, ऑप्शन नंबर बी, मतलब एकदम टूट चुका था वो, है ना? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन,
When Lencho says all our work for nothing, what does he refer to? Explain in about 40 words. जब लेंचो कहता है कि ये सारा कुछ, सारा का सारा काम किस लिए? For nothing. What does he refer to? तो उसका क्या मतलब है इस चीज से? Explain in about 40 words. 40 शब्दों के अंदर आपको explain करना है. By saying all our work for nothing, Lencho refers to the months of hard labor. जब वो ये कहता है कि all our work for nothing, लेंचो रेफर कर रहा है. रेफर करना मतलब लेंचो का मतलब है उन महीनों से जिसमें उसने कड़ी मेहनत की. He and his family had put into growing their crops. जो भी कड़ी मेहनत उसने और उसके परिवार ने उस फसल को उगाने में लगाई थी, एक्चुअल में वो उसी की बात कर रहा है. The hailstorm destroyed everything. और ये जो बर्फ का तूफान आया इसने सब कुछ तहस नहस कर दिया. लीविंग देम विद नथिंग टू हार्वेस्ट एंड नो फूड फॉर द ईयर. और उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा, फसल काटने के लिए फसल ही नहीं बची एंड पूरे साल कुछ भी खाने के लिए फूड उनके पास नहीं होने वाला, क्योंकि उसी फसल से पैसा आता जिससे वो खाना आता. राइट, अब कुछ भी नहीं बचा है. आगे बढ़ जाते हैं. Why would Lencho have preferred a plague of locusts to a hailstorm? वो क्यों बोलता है कि इससे ज्यादा तो ये जो लोकस्ट होते हैं इनका जो तूफान आता है ना, ये ही ठीक रहता है, ये ही कुछ ना कुछ फसल तो छोड़ देता है, ये हेलस्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा. राइट, सो वो कहता है लेंचो वुड हैव प्रेफर्ड अ प्लैग ऑफ लोकस्ट बिकॉज, क्योंकि लोकस्ट यूजुअली लीव बिहाइंड सम पार्ट ऑफ द क्रॉप, क्योंकि वो कुछ फसल तो छोड़ ही देते हैं, सारी नहीं तबाह करते. राइट, वेयर एज द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द एंटायर फील्ड, लेकिन हेलस्टॉर्म ने तो पूरा का पूरा फील्ड ही तहस नहस कर दिया, पूरा का पूरा फील्ड ही खत्म कर दिया. लीविंग नथिंग फॉर द फैमिली, फैमिली के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, फैमिली के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा. ठीक है, पढ़िए इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनी वन ऑफ द गिवन टू. Later he patted me on the head and said, never mind. He would teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limits to what I could achieve. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अभी क्या लिखा है? Later. He patted me on the head and said, never mind, he would teach me to cook. तो उसने भाई बोला कि भाई कोई बात नहीं, मैं तुझे खाना पकाना सिखा दूंगा. He also taught me to write my name. उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया. And said और कहा, he would soon teach me to write whole sentences. और जल्दी ही वो मुझे sentences लिखना भी सिखाएगा. And to add numbers, और वो मुझे numbers add करना भी सिखाएगा. I was grateful. मैं बहुत आभारी था. I knew that once I could write like an educated man. और मैं ये जानता था कि एक बार मैं अगर पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना सीख गया, there would be no limit to what I could achieve. तो फिर मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूं उसका कोई भी सीमा नहीं है. It was quite pleasant working for Anil. अनिल के लिए काम करना काफी ज्यादा अच्छा था. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supply. मैं अपनी चाय बनाता था सुबह और फिर उसके बाद घर का जो भी काम था उसके लिए जो भी चीजें चाहिए थी वो लेने जाता था. यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day, और आमतौर पर ₹1 एक दिन में प्रॉफिट कमा लेता था, मतलब उसमें से ही मैं जैसे तैसे करके निकाल लेता था. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे. आई थिंक उसको पता था कि मैं इस तरीके से पैसा चोरी कर रहा हूं, मतलब नॉट चोरी बट काइंड ऑफ चोरी है ना. बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. बट ऐसा लगता नहीं था कि उसको फर्क पड़ रहा है इस बात से, वो उस पर इतना ध्यान नहीं देता था. बट मुझे लगता है कि उसको ऐसा मालूम था. राइट, सो I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. क्या मतलब है? What does the following line tell us about the character of Anil? अभी ये जो लाइन है ना, ये अनिल के कैरेक्टर के बारे में क्या बताती है कि I think उसको पता था कि मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा हूं, ₹1 बचा लेता हूं जैसे तैसे करके इस तरीके से, बट वो माइंड नहीं करता था इस बात को. सो क्या होगा? It shows that Anil was kind, understanding and trusting. तीनों चीज याद कर लो. अनिल क्या था? काइंड था,
अंडरस्टैंडिंग था और ट्रस्टिंग था. ही वैल्यूड रिलेशनशिप्स मोर देन मनी. उसके लिए रिलेशनशिप्स ज्यादा मैटर करते थे पैसों के कंपैरिजन में. एंड वॉज नॉट बॉदर्ड बाय स्मॉल लॉसेस. और उनको ये छोटे मोटे जो है लॉस होते हैं, 1 रुपए का जो नुकसान है, इससे उसको फर्क नहीं पड़ता था. ठीक है, उसे लगता था इसे खुशी मिल रही है तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है. Next question. Which of the following best describes the realization Hari Singh had while working for Anil? अभी कह रहे हैं which of the following, इनमें से कौन सा best describes the realization, best तरीके से describe करता है realization किसका? हरी सिंह had while working for Anil. जो हरी सिंह को realization हुआ जब वो अनिल के लिए काम कर रहा था, इन चारों में से कौन सी चीज वो best describe करती है? That he would become a rich person one day, that Anil was a very intelligent master but a miser, that he would be able to accomplish a lot if he gets educated, that Anil made a lot of money from his job. क्या चीज थी जो वो सोच रहा था, बताइए. सोचो क्या चीज थी. ऑब्वियसली वो ये सोच रहा था कि वो बहुत कुछ लाइफ के अंदर अचीव कर सकता है अगर वो पढ़ लिख लिया तो. राइट. चलिए. What did Anil promise to teach Hari Singh and how did Hari Singh feel about the opportunity to learn? अभी अनिल जो है वो क्या क्या प्रॉमिस करता है कि वो क्या क्या पढ़ाएगा हरी सिंह को, एंड हाउ डिड हरी सिंह फील अबाउट द अपॉर्चुनिटी, और हरी सिंह जो है वो उस अपॉर्चुनिटी को लेके कैसा फील करता है. ठीक है, ये जो सीखने की उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसको लेकर वो कैसा फील करता है. तो देखिए, अनिल प्रॉमिस्ड टू टीच हरी सिंह हाउ टू कुक. पहला तो अनिल ने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे खाना बनाना सिखाऊंगा, लिखना सिखाऊंगा एंड परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक और प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब सिखाऊंगा बेसिक. हरी सिंह वाज डीपली ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी और हरी सिंह बहुत ही ज्यादा आभारी था इस अपॉर्चुनिटी के लिए, रियलाइजिंग दैट एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म हिज फ्यूचर, क्योंकि उसको ये एहसास हो रहा था कि अगर मैं पढ़ लिख लूंगा तो भाई मेरा फ्यूचर बन सकता है ना. हेल्प हिम लीड एन ऑनेस्ट लाइफ एंड ओपन डोर्स टू ग्रेटर अचीवमेंट्स एंड सेल्फ रिलायंस, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, जिसमें उसको किसको उस चीज में उसको कैसे मदद मिलेगी कि वो एक ईमानदार जिंदगी जी सकता है. एंड ओपन डोर्स टू ग्रेटर अचीवमेंट्स एंड सेल्फ रिलायंस, और कहीं ना कहीं दरवाजे खुल सकते हैं, बड़ी अचीवमेंट उसको मिल सकती है, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर वो बन सकता है ना. अभी वो जो ये चीजें कर रहा है वो सब छोड़ के उसको बहुत कुछ बड़ा वो कर सकता है अगर उसने एक बार पढ़ाई लिखाई कर ली तो. द नैरेटर अर्न्ड एक्स्ट्रा मनी बाय मेकिंग a or an profit investment of about ₹1 a day. तो वो क्या करता था, इन्वेस्टमेंट करता था या प्रॉफिट करता था एक दिन में, बताओ. प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट क्या था? कैसे कैसे मैं कहूं तुमसे रहना है. सुना है आप लोगों ने ये गाना? सुना है क्या ये वाला गाना? सुना ही होगा. बताइए चलिए. प्रॉफिट है सिंपल सा कि वो ₹1 का प्रॉफिट जैसे तैसे करके कर लेता था. नेक्स्ट पढ़िए फ्रॉम एन ग्रेगरे. I heard an old religious man but yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, बट यस बहुत जल्दी हम पढ़ लेंगे. इसके क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके. जब हम पढ़ेंगे तब हम आपको बता देंगे. प्रीवियस ईयर के पेपर में यहां से क्वेश्चन दिया हुआ था जो हम आपके लिए लेकर आ गए. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर ये रहा. यप, ये रहा, ये रहा एंड ये रहा. चलो, ये हमने पढ़ा हुआ है अ टाइगर इन द जू. सो अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन. ही स्टॉक्स इन हिज विविड, ऑप्शंस में दिया है ना, तो जो हमने पढ़ा है हम वो वाला कर लेते हैं, जो नहीं पढ़ा है तो क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए अभी हम नहीं कर रहे हैं. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स the few steps of his gauge on pads of velvet quiet in his quiet rage. He should be lurking in shadow,
स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, अ टाइगर इन दी जू। अभी वो बताती है कि अभी तो ये केज के अंदर बंद है ना, अदरवाइज ये जंगल में होता तो ये क्या क्या चीजें करता है, इसे ये करना चाहिए, बट अभी ये सब नहीं कर रहा है। तो वही सब बता रहा था कि भाई उसकी जो विविड स्ट्रिप्स है, उसकी जो स्ट्रिप्स बनी हुई है, उसके ऊपर जो है ना लाइन धारियां बनी हुई है, जो भी स्ट्रिप्स बनी हुई है, उनको बहुत ब्राइट कलर है वो, और वो वहां पर क्या कर रहा है, उस छोटे से केज के अंदर वहां पर ही चल रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके पंजे जो है वो बिल्कुल वेलवेट जैसे सॉफ्ट है और उनसे कोई भी आवाज नहीं होती है जब वो चलता है। यूजुअली ये काम आते हैं जब वो जंगल में शिकार वगैरह करते हैं, राइट। एंड इन हिज क्वाइट रेज, अभी उसका रेज और क्वाइट दोनों बिल्कुल अलग अलग वर्ड्स है जो साथ में रख के बताया जा रहा है कि भाई वो उस जंगल के अंदर, उस पिंजरे के अंदर बिल्कुल शांत है, बट अंदर ही अंदर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा है, एंड ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। इंस्टेड उसे क्या करना चाहिए, उसे तो इस टाइम पे जंगल में होना चाहिए, ठीक है, छुप कर किसी का शिकार कर रहा होना चाहिए, घास के पीछे छुपा हुआ होना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स। So yes, identify and name one figure of speech in the above extract. एक figure of speech जो है ऊपर वाले extract में बताओ, यहां पर कौन सा figure of speech तुम्हें दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताओ, टाइम ले लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है, बट बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच तुम यहां पर देख पा रहे हो, कौन सा वाला फिगर ऑफ स्पीच तुम यहां पर देख पा रहे हो। कंपैरिजन नहीं दिख रहा है आप लोगों को यहां पर, हाँ कंपैरिजन नहीं दिख रहा है, तो मेटाफर है यहां पर वो क्या बोल रहे हैं, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, दिख रहा है, इन हिज क्वाइट रेज, यहां पर वो कंपेयर कर रहे हैं ना, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल कंपेयर कर रहे हैं। सो मेटाफर ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट कंपेयर्स द टाइगर्स पॉज टू वेलवेट, टाइगर के जो पॉज है उनको वेलवेट के साथ कंपेयर किया जा रहा है, विदाउट लाइक और एज का यूज किए, तो लाइक और एज का यूज हो जाता तो सिमिली हो जाता, तो यहां पर वेलवेट जो है वो उसके पॉज के लिए, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट उसके पॉज के लिए यूज किया गया, जो उसके बहुत सॉफ्ट होते हैं और वो आवाज नहीं करते हैं कोई भी। नेक्स्ट वन, द टाइगर्स स्टॉकिंग ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट सजेस्ट अ मूवमेंट दैट इज, वो किस तरीके की मूवमेंट है, वो कैसी मूवमेंट सजेस्ट करते हैं, वो किस तरीके की एक मूवमेंट है बेटा, बताइए वो किस तरीके की एक मूवमेंट है। The tigers stalking on pads of velvet suggests a movement that is silent, right? चलिए, based on the given lines from the poem, which words would best describe the feelings of the tiger? कौन सा word जो है वो best describe करेगा tiger की feelings को? चारों options पढ़ेंगे। Calm and content, both subdued and angry, both frustrated and happy, both angry and famished. किस तरीके का है feeling बताइए यहाँ पर, यहां पर जो फीलिंग है वो किस तरीके का है बच्चा, यप बताइए, शाबाश, सबड्यूड भी है और एंग्री भी है, राइट। चलिए ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, अब जो सवाल आने वाले ना एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हमारे हो गए, अब आने वाले शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, हाफ ईयरलीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करेंगे। मंडेला इन हिज स्पीच सेज, मंडेला जी अपनी स्पीच के अंदर कहते हैं, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल, कि भाई ये जो पॉलिसी थी ना अपार्थाइड की, इसने एक बहुत ही गहरा और एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग वुंड जो है मेरी कंट्री और मेरे लोगों के ऊपर डाला है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड वुंड एज यूज्ड बाय मंडेला, तो मुझे ये जो वुंड वर्ड यूज किया ना, उसने जख्म वर्ड जो यूज किया मंडेला जी ने, उसका सिग्निफिकेंस बताइए कि उन्होंने ये वर्ड यूज क्यों किया, बताइए। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बताइए। मंडेला यूजेस द वर्ड वुंड टू डिस्क्राइब द डीप इमोशनल एंड सोशल डैमेज, तो याद कर लो, लिख लो इस लाइन को कि भाई बहुत ही गहरा इमोशनल और सोशल डैमेज जो कि अपार्थाइड ने कॉज किया है, वो दिखाने के लिए ये जख्म वर्ड उन्होंने यूज किया है। इट रेफर्स टू द लॉन्ग लास्टिंग पेन, ये किसको रेफर करता है, अगेन अंडरलाइन कीजिए, लॉन्ग लास्टिंग पेन को, राइट, ह्यूमिलिएशन को एंड डिविजन को, जो उन्होंने सफर किया, साउथ अफ्रीकन ने सफर किया ड्यू टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, किसकी वजह से, जो भी ह्यूमिलिएशन हुआ, जो भी डिविजन था, जो भी
पेन, ऑपरेशन जो भी उन लोगों ने फील किया वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, इतना इजीली उसके जो जख्म है वो भरने वाले नहीं है, ठीक है। और वो भी किस वजह से? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव की वजह से, विच हार्म्ड द नेशंस यूनिटी एंड डिग्निटी फॉर जनरेशंस, जिसने कहीं ना कहीं पूरे नेशन की जो यूनिटी है, जो डिग्निटी है, उसको हार्म किया है। और अब बहुत टाइम लग जाएगा इसको ठीक होने में, राइट? एकदम से ये चीजें ऐसा नहीं है कि चुटकियों में ठीक हो जाती हैं। डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ पोएम अबाउट नेचर एंड सिंप्लिसिटी, इलैबोरेट। बोला जा रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखी है, ये एक पोएम है नेचर के बारे में एंड सिंप्लिसिटी के बारे में। बताइए, बताओ कुछ भी तुम्हें याद है डस्ट ऑफ स्नो का? क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉइंट्स है जो तुम यहां पर मेंशन कर सकते हो? बताओ कि डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो लिखा है ये एक पोएम है अबाउट नेचर एंड सिंप्लिसिटी। किसके बारे में? नेचर और सिंप्लिसिटी के बारे में। बताओ, बिल्कुल उसी के बारे में तो था सब कुछ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट डस्ट ऑफ स्नो कन्वेज हाउ सिंपल नेचुरल इवेंट्स। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डस्ट ऑफ स्नो हमें सीधी सीधी बात कन्वे करती है, क्या? कि कैसे सिंपल और नेचुरल इवेंट्स जो होते हैं ना, कैन ब्रिंग अ चेंज इन मूड। वो एक आपका मूड चेंज कर सकते हैं एंड आपका पर्सपेक्टिव भी बदल सकते हैं। द फॉलिंग स्नो फ्रॉम अ क्रोज ब्रांच, की फॉलिंग स्नो कहां से? क्रो जो बैठा हुआ है ब्रांच के ऊपर, उसने जो एक दस झड़की थी थोड़ी सी स्नो, कैसे एक ब्राइटन कर देती है पोएट का दिन, सिंबलाइजिंग दैट इवन स्मॉल मोमेंट्स इन नेचर। ये दिखाते हुए, क्या सिंबलाइज करते हुए कि छोटे छोटे मोमेंट्स नेचर में कैन हैव अ प्रोफाउंड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लाइफ। इसका एक बहुत ही गहरा और एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है लाइफ के ऊपर हो सकता है। तो नेचर में एक छोटी सी हलचल भी आपका पूरा मूड चेंज कर सकती है। जैसे मान लीजिए एक रेनबो ही दिख जाता है तो हम कितना खुश हो जाते हैं, सनसेट देख लेते हैं तो कितना खुश हो जाते हैं, सनराइज देख लेते हैं तो कितना खुश हो जाते हैं, बारिश हो जाती है तो कितना खुश हो जाते हैं, ठंडी हवा चल जाती है तो कितना खुश हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं नेचर की जो हमें छोटी छोटी खुशियां दे जाती हैं, राइट? चलिए, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर राजवीज एक्साइटमेंट ऑन सीइंग द प्लांटेशन एंड प्रांजल्स लैक ऑफ एंथुजियाज्म। अभी रीजन बताओ कि राजवीर जो है वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, ठीक है, सारा प्लांटेशन को देख के, लेकिन प्रांजल तो था, उसके अंदर इतना ज्यादा एंथू नहीं दिख रहा था। रीजन क्या था कि एक बंदा इतना ज्यादा एक्साइटमेंट और दूसरे वाले के अंदर इतना ज्यादा एंथुसियाज्म नहीं है? एक्सप्लेन करेगा कोई? देना चाहता है? बताइए जल्दी से। एक्सप्लेन कीजिए। देखो, सिंपल सी बात थी, राजवीर वॉज थ्रिल्ड टू सी द एंडलेस टी प्लांटेशन। राजवीर बहुत ही ज्यादा खुश, बहुत हैप्पी फील कर रहा था वो टी प्लांटेशन देख के, मिस्टी हिल्स देख के, नीटली प्रून्ड बुशेस देख के, मतलब ऐसे नीटली प्रून्ड एज एन एक लेवल पे कटी हुई बिल्कुल समतल लग रही थी। बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू असम, क्योंकि पहली बार आ रहा था वो असम। प्रांजल बीइंग अ नेटिव, प्रांजल तो वहीं रहने वाला बंदा था, ठीक है, was used to this site and therefore lacked the same excitement। वो used to हो गया था उस साइट का, राइट? वो used to हो गया था उस साइट का and therefore इसीलिए lacked the same excitement। वो कहीं ना कहीं पीछे हट रहा था, वो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं मिस कर रहा था, क्योंकि वो वहीं पला बड़ा था, वो हर रोज देखता था वो चीजें। सो फोकसिंग इंस्टेड ऑन रीडिंग हिज डिटेक्टिव बुक, तो इसीलिए वो अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ने में लगा हुआ था। अब हम जैसे कहीं पहाड़ी जगहों पे जाते हैं तो हम लोग कितना एक्साइटेड फील करते हैं व्यू देख के, वहां के लोगों के लिए कॉमन हो गया। वहां के लोग बोलते हैं 4 दिन से ज्यादा 5वें दिन हमें लगता है भाई हम क्या करें यहाँ पे, तो मुझे लगता है वहां रहने वाले लोगों को भी यही लगता होगा। लेकिन यार आप वहां रहते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहीं पे रहेंगे तो हमें वो चीजें अच्छी लगने लग जाएंगी। जैसे हम यहाँ पे रहते हैं तो हमें यहाँ की आदत हो जाती है, जो लोग वहां पे रहते होंगे उनको वहां की आदत हो जाती होगी, है ना? Yep. So Rajveer was thrilled to see the endless tea plantations, misty hills and neatly pruned bushes because it was his first visit to Assam, क्योंकि ये उसका पहला visit था असम। Analyze how Wells employs humor, rhyme and exaggerated traits to not only entertain but also educate readers about various wild animals। Explain how to tell wild animals। अभी अलग अलग एनिमल्स के बारे में उसने बताया कि अगर ये ऐसा कोई दिख जाए तो तुम समझ जाना ये भालू है, ऐसा कोई दिख जाए तो समझ जाना ये टाइगर है, ऐसा कोई दिख जाए तो समझ जाना ये है। यही सब बता रहे थे ना वो, है ना?
तो वो ये कह रहा है कि एनालाइज करो कि कैसे वेल जो है एम्प्लॉय करते हैं, ह्यूमर भी है, राइम भी है और एग्जैजरेटेड ट्रेट्स है, मतलब जो भी खूबी किसी भी एक इंसान के अंदर होती है, ट्रेट उनका जो भी है, ठीक है, कि वो ऐसा है, वो बहुत फास्ट है, वो बहुत शातिर है, ये सब चीजें जो ट्रेट्स है उसके, कैसे वो उनको एग्जैजरेट करके बताती है, ना ही केवल एंटरटेनमेंट के लिए बट ऑल्सो टू एजुकेट रीडर्स अबाउट वेरियस वाइल्ड एनिमल्स, बट वो बाकी के रीडर्स को एजुकेट भी कर रही है ना कि भाई ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, हमें पता चल रहा है कि हर एक के बारे में कि भालू कैसा होता है या शेर कैसा होता है, चीता कैसा होता है. सो यस, Wells uses playful humor, catchy rhymes and exaggerated description वो यूज करती है to present wild animals in a light-hearted way, कि वो वाइल्ड एनिमल्स को एक लाइट हार्टेड वे में प्रेजेंट कर सके कि भाई लोगों को मजा आए, मजे मजे में पता भी चल जाए, है ना. फॉर एग्जाम्पल शी ह्यूमरसली सजेस्ट, एग्जाम्पल के तौर पे वो बहुत ही हास्यपदक तरीके से सजेस्ट करती है टेस्टिंग इफ एन एनिमल इज अ लायन, कि अगर एक एनिमल एक लायन है, बाय लेटिंग इट ईट यू, तो अगर वो तुम्हें खा जाए तो समझ जाना वो लायन है, और फिर क्या ही करेंगे समझ के खा गया तो. सो दिस अप्रोच एंटरटेन्स रीडर्स व्हाइल सटली एजुकेटिंग देम अबाउट एनिमल ट्रेट्स. तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एंटरटेन करती है ये वाली अप्रोच रीडर्स को, और बहुत ही प्यारे तरीके से एजुकेट भी कर देती कि ये जानवर इतना ज्यादा खतरनाक है और ये जानवर इस तरीके का है. ओके, मजेदार क्वेश्चन. क्या कहता है? मिजबिल्स ट्रांसपोर्टेशन टू इंग्लैंड वाज नो लेस देन अ नाइटमेयर फॉर द ऑथर, कि मिजबिल का जो ट्रांसपोर्टेशन था, भाई मिजबिल को जो लेकर जाना था इंग्लैंड, ठीक है, वो बाई नाइटमेयर से कम नहीं था. राइट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट यूजिंग इंसिडेंट्स फ्रॉम द लेसन. तो हमें ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करना है इंसिडेंट्स यूज करके लेसन से. कैसे? मिजबिल्स ट्रांसपोर्टेशन टू इंग्लैंड वाज इंडीड अ नाइटमेयर, कि भाई हाँ, जो मिजबिल का ट्रांसपोर्टेशन था वो बहुत ही भयंकर था, नाइटमेयर था, एक तरीके से एक बुरे सपने जैसा था. एयरलाइन रेगुलेशंस फोर्स्ड हिम टू कैरी मिज इन अ स्मॉल बॉक्स. अभी एयरलाइन के अंदर लेके जाना है तो उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा. तो एक डब्बे के अंदर उसको बोला कि तुम लेके जाना है ना, तुम लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम डब्बे के अंदर ना बंद करके लेके जाओ इसको. विच डिस्ट्रेस्ड द ऑटर, जिसकी वजह से ऑटर जो है बहुत ही टेंशन में हो गया, मतलब परेशान हो गया ना. किसी को भी आप ऐसे बंद करोगे उसके अंदर तो जानवर को बेचारे को नहीं पता, वो उसे लगता है मर जाऊंगा, है ना, वैसा फील करता है वो, तो वो डिस्ट्रेस हो गया बहुत ज्यादा. सो ऑन ओपनिंग इट मिड फ्लाइट मिज कॉज्ड केओस, तो इसीलिए एक बार मिड फ्लाइट में उसको जब खोला गया तो वो एकदम से बाहर निकल के भागा, तो पूरे फ्लाइट के अंदर उसने केओस क्रिएट कर दिया. रनिंग अलोंग द आइल एंड अलार्मिंग पैसेंजर्स, और कभी आइल में घूम रहा है. आइल कौन सा होता है? दोनों साइड्स के बीच के जो रास्ता होता है ना, उसे हम आइल बोलते हैं. सो यस, अलार्मिंग पैसेंजर्स, और सारे पैसेंजर्स जो है, कोई सीट पे चढ़ गया, कोई चिल्ला रहा है. So the author struggled to calm him. Author बहुत struggle करता है उसको शांत करने में, making the journey exhausting and stressful. कहीं ना कहीं उस जर्नी बहुत ही ज्यादा exhausting हो जाती है उसके लिए, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और stressful भी हो जाती है. Right? तो yes. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. Answer any two of the following three questions in 40 to 50 words each. Analyze how Harriet uses Tricky and Mrs. Pumphrey's relationship to comment on societal attitudes towards pets and the responsibilities associated with their care. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही यहां पर आपको करवाए जाएंगे. एंड देखिए कि एनालाइज कीजिए कि कैसे हैरियट यूज करता है ट्रिकी को और मिसेस पंफ्री के रिलेशनशिप को कमेंट करने के लिए सोसाइटल एटीट्यूड्स पर, कि सोसाइटी के अंदर ये चीजें होती है टुवर्ड्स पेट्स को लेके, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद देयर केयर, कि भाई आप उनको प्यार प्यार में इतना ज्यादा ओवर खिला रहे हो. जैसे अभी हम गले के डॉग्स को है ना बिस्किट्स वगैरह खिला देते जो उनके लिए अच्छे नहीं है, हम उन्हें दूसरी चीजें खिलाए ना, दूध वगैरह पिला दो यार उनको, है ना, अंडे वंडे दे दो खाने के लिए, ऐसी चीजें खिलाओ तो कोई फायदा भी है उनको बेचारों को. तुम बिस्किट पे 2-10 पार्ले जी के बिस्किट उनको खिलाते रहते हैं, नहीं करना चाहिए हमें ये सब. खुजली होती है उनको बेचारों को, शुगर नहीं अच्छा है उनके लिए, है ना. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर हम केयर दिखाना ही चाहते तो फिर हम ढंग से दिखाए ना. अभी शुगर के पेशेंट को केयर दिखा रहे हो, शुगर खिला खिला के, काय की केयर है फिर? ये तो मारना चाहते हो तुम उसको, है ना. तो यस, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए. क्वेश्चन का आंसर देखिए. इन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर के अंदर हैरियट यूजेस ट्रिकी एंड मिसेस पंफ्रीज रिलेशनशिप टू हाईलाइट. तो हैरियट जो है वो यूज करता है मिसेस पंफ्री का और ट्रिकी का रिलेशनशिप हाईलाइट करने के लिए. कैसे? एक्सेसिव पैम्परिंग ऑफ पेट्स, कि अगर आप पेट का बहुत ज्यादा पैम्परिंग करोगे, दो वेल इंटेंशन, बेशक अब आपका इंटेंशन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कैन हार्म देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. मिसेस पंफ्री इक्वेट्स लव विद ओवरफीडिंग एंड इंडल्जेंस, और मिसेस पंफ्री जो है कहीं ना कहीं उनको लगता है कि प्यार दिखाने का एक ही तरीका है ओवरफीड करना, बस खिलाते रहना. ठीक है. रिफ्लेक्टिंग अ सोसाइटल टेंडेंसी टू ट्रीट पेट्स एज स्टेटस सिंबल,
जो क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये एक सोसाइटल एटीट्यूड है कि भाई पेट जो है उनके लिए एक स्टेटस हो गया है, नहीं, rather than living beings with a specific needs, right? So through Tricky's illness, Tricky की illness से Harriet shows that true care involves discipline. वो दिखाते हैं भाई डिसिप्लिन जरूरी है, अगर आप अच्छे से केयर चाहते हो तो डिसिप्लिन में रखो, प्रॉपर डाइट दो उसको, एक्सरसाइज करवाओ, केवल प्यार 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 नहीं देना चाहिए, बच्चों को भी ऐसा ही है ना. सो द स्टोरी सटली क्रिटिक्स रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप. बहुत ही प्यारे तरीके से बता देते हैं जो भी लोग पेट पालते हैं और उनको पालना नहीं आता, इररिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं, एंड जोर देते हैं द ओनर्स ड्यूटी टू प्रायोरिटाइज द एनिमल्स वेलबींग. ऑनर की ड्यूटी पे कि भाई प्रायोरिटाइज करना चाहिए उसको अपने पेट की वेलबींग पे, है ना, कि भाई मेरे लिए इसकी सेहत ज्यादा जरूरी है. अब उसका मतलब है इसको कम खाना खिलाना तो मैं कम खाना खिलाऊंगा, ठीक है. ओवर पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं, खुद की ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं. सो हैरियट्स इंटरवेंशन रिस्टोर्स ट्रिकीज हेल्थ. हैरियट जब इंटरवीन करता है बीच में, उसकी वजह से ही क्या हो पाता है, ट्रिकी का हालत ठीक हो पाता है. अंडरस्कोरिंग दैट रिस्पॉन्सिबल केयर इज एन एक्ट ऑफ लव फॉर ग्रेटर देन इंडल्जेंस. और ये साफ साफ दिखाते हुए कि भाई रिस्पॉन्सिबल केयर जो है वो एक तरीका है प्यार दिखाने का, राइट, फॉर ग्रेटर देन इंडल्जेंस. इंडल्जेंस इज नथिंग. अगर आप किसी की केयर करते हो तो डिसिप्लिन में रखो, उसको प्रॉपर डाइट दो, एक्सरसाइज दो, तब आप उसकी केयर कर रहे हो ना. दैट इज इंपॉर्टेंट. खिला खिला के उसको मोटा करने देना ठूस ठूस के, तो उसका दैट्स नॉट गुड. चलिए, ये चैप्टर अभी हमने पढ़ा नहीं है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है द बुक्स दैट सेव्ड द अर्थ. भाई हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी काफी बार देखा जा चुका है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो इस चैप्टर को मिस मत करना. आएगा ही आएगा क्वेश्चन, यहां से 100% आएगा. क्या दे रखा है, टुडे रीडिंग बुक्स इज ऑन द डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द प्रेवलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. आज के टाइम पे क्या हो गया, लोग किताबें नहीं पढ़ते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज्यादा हो गया इस वजह से. Contrarily, अर्थ इज सेव्ड बाय अ बुक इन द चैप्टर. लेकिन अगर हम देखें तो अर्थ बचा ली गई इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, एक बुक की वजह से, ठीक है. इलैबोरेट, अब इसके बारे में बताइए. चलिए. So in the book that saved the earth, despite the growing dominance of electronic media today, a humble book becomes the savior of earth. The Martians planning to invade misinterpret a children's rhyme book as a dangerous code, causing panic and retreat. This humorous twist highlights that enduring power of books. They preserve knowledge, spark imagination, and can influence events in unexpected way. So when electronic media offers instant information, books provide depth, cultural continuity, and unique perspectives. The story suggests that even in a technology-driven world, books hold the potential to shape destinies, inspire change, and safeguard our planet, reminding us why reading should never be abandoned. So स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ जल्दी से कि इस चैप्टर के अंदर क्या होता है बेसिकली कि एक बुक के अंदर, मतलब एक बच्चे की बुक होती है, ठीक है, उसके अंदर वो कुछ लोगों ने, मतलब मान लीजिए हमारी धरती पर हमला कर दिया है, कुछ एलियंस टाइप लोगों ने, ठीक है, एंड वो बुक खोलते हैं, उनको लगता है कोई बहुत ही घातक सा कोड है, और वो कोड है और वो उसको समझ के भाई वापस चले जाते हैं, आक्रमण नहीं करते हैं धरती पर, ठीक है. तो वो यही चीज के ऊपर चैप्टर है. एंड मार्शियंस जो है वो आक्रमण करने का सोच रहे हैं, इन्वेड करने का सोच रहे हैं, एंड वो कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं. एक बच्चों की राइम बुक होती है, ठीक है, और वो सोचते हैं कि एक कोई डेंजरस कोड है, और जिसकी वजह से उनमें पैनिक क्रिएट हो जाता है और वो वापस हो लेते हैं. सो ये जो ह्यूमरस ट्विस्ट था, ये हाईलाइट करता है कि किताब के अंदर बहुत पावर है भाई, ठीक है. उनके अंदर नॉलेज होता है, इमेजिनेशन होता है, एंड कैन इन्फ्लुएंस इवेंट्स इन अनएक्सपेक्टेड वेज. और वो बहुत सारे इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेड वेज में, जो हम समझ भी नहीं सकते, राइट. सो जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो हमें इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, बुक जो है हमें डेप्थ प्रोवाइड करता है, कल्चरल कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है, यूनिक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है. तो स्टोरी जो है वो सजेस्ट करती है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड के अंदर भी बुक जो है उसके अंदर वो पोटेंशियल है कि भाई वो आपको इंस्पायर कर सकता है, हमारे प्लैनेट को सेव कर सकता है. और इसीलिए वो हमें बोला जा रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए, बुक्स पढ़ना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए. चलिए, next one, discuss the character development of Griffin as he grapples with the repercussions of his actions and attempts to navigate a world where his once extraordinary abilities have become a burden. Can you see the type of question they are asking you?
आपको कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं? आपसे क्या यहाँ पर किसी तरीके की समरी पूछा जा रहा है? नहीं। तो यही ध्यान देना है। हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट पूछ लिया भाई ग्रिफिन का, कि क्या कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ एज ही ग्रैपल्स विद द रेपरकशंस ऑफ हिज एक्शंस। जब क्या होता है, जो भी उसके एक्शंस होते हैं उनके रेपरकशंस उसको झेलने पड़ते हैं, and attempts to navigate a world where his once extraordinary abilities have become a burden. तो चलिए, in Footprints Without Feet, Griffin begins as a brilliant but morally corrupt scientist. शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है कि भाई बहुत ही ब्रिलियंट है बट मोरली करप्ट है, ठीक है। यूजिंग हिज इनविजिबिलिटी फॉर सेल्फिश गेन, कि अपनी वो इनविजिबिलिटी को अपने सेल्फिश फायदों के लिए यूज कर रहा है। इनिशियली ही रिवील्स इन हिज power, committing thefts and acts of violence without fear of consequence. So initially क्या करता है? He revels in his power, committing theft, भाई चोरी करता है, violence करता है without fear of consequences, और उसको कोई भी डर नहीं था कि किसी भी तरीके का consequence, परिणाम उसको भुगतना पड़ सकता है। However, as events unfold, जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें होती हैं, his invisibility turns from an asset into a curse. उसका ये जो invisibility होता है, अब तक जो उसके लिए एक asset था, अब वो उसके लिए श्राप बन जाता है एक तरीके से, फोर्सिंग हिम इनटू कांस्टेंट फ्लाइट, आइसोलेशन एंड डेस्परेशन। भागना पड़ रहा है बार बार, अकेले रहना पड़ रहा है, कहीं पे बीच में नहीं रह सकता है, ठीक है, डेस्परेशन में बदल रहा है। सो हिज इनएबिलिटी टू यूज हिज गिफ्ट, उसकी अयोग्यता अपने इस गिफ्ट को यूज करने की, रिस्पॉन्सिबली एलिनेट्स हिम फ्रॉम सोसाइटी, उसको सोसाइटी से बिल्कुल अलग थलग कर देता है, लीविंग हिम वल्नरेबल एंड हंटेड। सारे लोगों से ढूंढ रहे भाई, है ना। सो ग्रिफिन्स जर्नी रिफ्लेक्ट्स अ डाउनवर्ड स्पाइरल, नीचे की तरफ चली गई, कहीं ना कहीं ऊपर जाना चाहिए था, नीचे निकल ली, है ना, rather than growth तो नहीं हुआ उसके साइंटिफिक इन्वेंशन की वजह से। सो इंस्टेड ऑफ रीफॉर्मिंग ही बिकम्स इंक्रीजिंगली रेकलेस हो जाता है एंड वेंजफुल हो जाता है, राइट, बदला लेने का चाहता है, ऑल टाइम उसके दिमाग में यही चलता है। सो हिज ट्रैजिक एंड सर्व्स एज अ कॉशनरी टेल अबाउट हाउ अनचेक्ड एम्बिशन एंड मिसयूज ऑफ पावर कैन लीड टू वंस डाउनफॉल। तो ये सीरियसली ये चैप्टर पूरा यही बताता है कि उसका जो ट्रैजिक एंड हुआ, ये सीधा सीधा बताता है कि देखो कैसे अनचेक्ड एम्बिशन और पावर का मिसयूज जो है एक इंसान का बढ़िया अच्छा खासा डाउनफॉल जो है वो ला सकता है ना। तो डाउनफॉल आने में टाइम नहीं लगता अगर ऐसा करोगे तो। अमांडा एंड वल्ली, दो चैप्टर मिला के एक सवाल जब पूछा जाता है ना, दिमाग एकदम मस्त हो जाता है और बहुत कुछ लिखने के लिए होता है आपके पास उस चैप्टर के अंदर। फिर क्या होता है आपके पास उस आंसर के अंदर बहुत कुछ लिखने के लिए होता है, और ऐसे क्वेश्चंस काफी देखे गए हैं दो चैप्टर्स को मिला के। जैसे ये अमांडा वाला ही, एक तो अमांडा के अंदर माँ थी और एक फर्स्ट फ्लाइट वाली माँ, है ना, दोनों की माओं को मिला दिया कि एक अमांडा वाली माँ है और एक ये वाली माँ है। कैसे दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है अपने बच्चों को लेके, और कैसे वो ट्रीट कर रही है अपने बच्चों को। अगर कुछ सिखाना चाहती है तो वो किस तरीके से, उन दोनों की अलग अलग अप्रोच है उसके बारे में बात कीजिए, और कौन सी अप्रोच बेटर है उसके बारे में बताइए। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे वो आपसे कि अमांडा एंड वल्ली बोथ रिप्रेजेंट अ लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, दोनों ही क्या चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, है ना। एंड एग्जामिन द अबव ऑब्जर्वेशन विद रेफरेंस टू द टू टेक्स्ट्स। तो अब आपको क्या करना है, अबव जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको एग्जामिन करना है, ठीक है, दोनों टेक्स्ट की। तो आपको बतानी है, अब लिखनी है इसके बारे में कि भाई कैसे ये रिप्रेजेंट करती है लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। एग्जामिन कीजिए अबव ऑब्जर्वेशंस एंड विद रेफरेंस टू दी टू टेक्स्ट्स। चलिए, इन अमांडा के अंदर क्या होता है और मैडम राइड्स द बस के अंदर, दोनों में बोथ प्रोटैगनिस्ट्स एक्सप्रेस अ डीप लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। दोनों के अंदर जो हीरो है वो क्या चाहिए, डीप लॉन्गिंग है उनको फ्रीडम के लिए, भाई आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। दो इन डिफरेंट वेज, हालांकि दोनों का वे अलग है, दोनों को अलग अलग केस में चाहिए। अमांडा यर्न्स टू एस्केप कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन। अभी अमांडा कहां चाहती है, लगातार उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो उससे आजादी चाहती है, एंड रेस्ट्रिक्शंस, और जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उनसे आजादी चाहती है। इमेजिनिंग हरसेल्फ एज अ मर्मेड, बार बार कभी अपने आप को मर्मेड की तरह इमेजिन कर रही है, कभी ऑर्फन मान रही है, कभी एक फ्री स्पिरिटेड वॉन्डरर मान रही है। उसकी जो फैंटेसीज है रिफ्लेक्ट हर डिजायर फॉर पर्सनल स्पेस। अभी अमांडा को तो पर्सनल स्पेस चाहिए, जिस तरीके की उसके डिजायर्स हैं उससे पता चलता है कि उसको एक पर्सनल स्पेस चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, एंड अ लाइफ फ्री फ्रॉम सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, और एक भाई फ्री जिंदगी चाहिए जिसके अंदर कोई भी सोसाइटल एक्सपेक्टेशन ना हो। सिमिलरली वल्ली इन मैडम राइड्स द बस ड्रीम्स ऑफ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड बियॉन्ड हर होम। वहीं पर हम अगर देखते हैं तो वल्ली जो है मैडम राइड्स द बस में, उसको दुनिया घूमनी है, एक्सप्लोर करना है बाहर की चीजों को, है ना, अपने घर के अलावा। हर डिटर्मिनेशन टू राइड द बस अलोन शोज हर क्रेविंग फॉर एडवेंचर, और उसका ये जो डिटर्मिनेशन है
है ना, अकेले इस दुनिया को घूमने का, एडवेंचर का एंड ऑटोनॉमी का। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भाई वो कैसे एडवेंचर के लिए क्रेव करती है, कैसे उसको अकेले ही घूमना है हर जगह बस, है ना। बोथ कैरेक्टर्स डिस्पाइट देयर एज डिफरेंस रिवील दैट फ्रीडम इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल मूवमेंट। तो दोनों ही कैरेक्टर जो हैं वो एज डिफरेंस होने के बावजूद भी रिवील करते हैं कि जो फ्रीडम है इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल मूवमेंट। ये केवल फिजिकल मूवमेंट के बारे में नहीं है, बट ऑल्सो मेंटल लिबरेशन। बट ये जो हमारे दिमाग का है ना, मेंटल फ्रीडम भी यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। द एबिलिटी टू मेक वंस ओन चॉइसेस, योग्यता अपनी खुद की चॉइसेस करने की, कि भाई मैं अपनी लाइफ में ये चुन सकती हूँ, मेरा ये है ना, वो भी एक आजादी होनी चाहिए। जैसे नहीं होती है ये आजादी, आपको अपने खुद के डिसीजंस लेने की आजादी नहीं होती है, ठीक है। राइट एंड एक्सपीरियंसेस लाइफ विदाउट अननेसेसरी कंट्रोल और इंटरफेरेंस। अब मुझे मेरे बाल कटवाने तो मुझे पूछना पड़ेगा, भाई मैं बिना पूछे बाल नहीं कटवा सकती। बच्चों को देखा होगा आपने, आप कटवा लो, कल को मम्मी डांट मारेगी। अभी मैं बाल कटवा लूं, मम्मी ऐसा डांटेगी ना मुझे कि किससे पूछ के बाल कटाए तूने। साफ बोलेगी मम्मी, किससे पूछ के बाल कटा, अरे बाल कटा ले वापस आ जाएंगे मम्मी। बचपन में नहीं होता था, आप कटा सकते थे, हम तो नहीं कटा सकते थे भाई, मम्मी से पूछे बिना बाल। अभी भी नहीं कटा सकते, अभी भी पूछ के मम्मी बाल कटा ले, नहीं इतने अच्छे लगते लंबे बाल क्यों कटाने। हालांकि थोड़ा सा कन्विंस करूंगी मान जाएंगी, पर नहीं। तो ये होती है लिबरेशन, जो छोटी छोटी चीजें डिसाइड। हमारा इंडियन कल्चर ही ऐसा है कि हमें छोटी छोटी चीजों के लिए भी मतलब परमिशन लेना पड़ता है। दाढ़ी कटानी है, मूंछ कटानी है, बाल कटाने हैं, कुछ भी परमिशन लेना पड़ेगा। अभी मुझे टैटू बनवाना है, मुझे परमिशन लेना पड़ेगा, मैं खुद से नहीं बनवा सकती। मना कर देंगे पापा फटाफट से, बोलेंगे नहीं कोई जरूरत नहीं टैटू बनवाने की, नहीं है हमारे काम नहीं है बेटा, है ना। सो दीज आर बहुत छोटी चीजें हैं यार ये, बट आप नहीं कर सकते हो बहुत सी बार। पर फिर आपको लगता है ठीक है यार उन्होंने मना कर दिया, कोई बात नहीं, क्या ही करना है, टैटू से क्या ही हो जाएगा। वो वाला चीज है कि उनको नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, नहीं करते हैं। बट ये सब चीजें ना बढ़नी नहीं चाहिए कि भाई फिर वो हर एक चीज को ही आपके ऊपर थोपने लग जाए, ठीक है। सोसाइटी ऐसी ही होती है, रिलेटिव्स ऐसे ही होते हैं कि फिर वो छोटी छोटी चीजों को आपके ऊपर थोपने लग जाएंगे कि नहीं ये नहीं ऐसे नहीं करना है, हमारे अकॉर्डिंग करो। फिर एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाती है। वो चीज से भी बचना जरूरी है। सही को सही, गलत को गलत कहना जरूरी है। ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, बाल कटाना और ये टैटू बनवाना, ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं। मैटर करते हैं लाइफ के बड़े डिसीजंस। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ने देना, वो करने दिया ना पेरेंट्स ने। आप जॉब करना चाहते हैं, आपको जॉब करने देना, वो वाली आजादी दी। बाल कटाने की नहीं दी, कोई बात नहीं, पढ़ाने की तो दी, पढ़ने की तो दी, अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जीने की तो दी, है ना। इंडिपेंडेंट बनाया ना हमको, वो इंपॉर्टेंट है। ये छोटी मोटी चीजें उनकी खुशी के लिए हमें कर देनी चाहिए। ये बहुत बहुत मैटर करता है। हम ना बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब चीजों में, हम गलत चीजें समझने लग जाते हैं। वो नहीं करना है हमें, है ना। जो मेन लड़ाई है हमारी वो है इक्वालिटी की। इक्वालिटी किस रेफरेंस में कि हमें भी पढ़ने का उतना ही अधिकार होना चाहिए, हमें भी उतनी चीजें मिलनी चाहिए, हमें भी उस तरीके के। बाकी चीजें मैटर नहीं करती हैं, है ना। हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, वो होती है वो चीज के लिए लड़ना चाहिए आपको, ठीक है। यस। In the Bold poem, Berryman explores the themes of loss, growing up, and transformation. Mandela also experienced loss of freedom and suffering along with the countrymen during his growing years on the basis of his race and color. So compare and contrast the commonality of themes in both the text. Again, the Bold poem और Nelson Mandela को मिला के सवाल किया गया। Read yourself. खुद से पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। Bold poem के अंदर Berryman explore करते हैं theme of loss, ग्रोइंग अप एंड ट्रांसफॉर्मेशन, कि भाई उसकी बॉल गिर जाती है ना। वो बताते हैं कि भाई ऐसे ही तो बड़ा होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। जो दुनिया के हर आदमी को पता है वो इसको भी पता होना चाहिए, सारी चीजें वो एक्सप्लेन करते हैं। वैसे नेल्सन मंडेला भी एक्सपीरियंस करते हैं लॉस, लेकिन किसका? आजादी का। सफरिंग अलॉन्ग विद हिज कंट्रीमैन, अपने लोगों के साथ ही वो इस चीज को सफर कर रहे हैं, ठीक है, अपने बढ़ते हुए उम्र में, मतलब जैसे जैसे वो बड़े हुए वैसे वैसे, ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेस एंड कलर, कि भाई उनके कलर के बेसिस पे या उनके रेस के बेसिस पे उनके साथ भेदभाव हुआ। सो कंपेयर करो और कॉन्ट्रास्ट करो, कॉमन क्या है इन दोनों चैप्टर्स की थीम के अंदर। कंपेयर करो एंड कॉन्ट्रास्ट, बताओ कि क्या चीज अलग है इन दोनों चैप्टर्स की थीम्स के अंदर। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर होगा। In the Bold poem, Nelson Mandela Long Walk to Freedom, both text explores loss, growth and transformation. Bold poem के अंदर और नेल्सन मंडेला के अंदर दोनों ही टेक्स्ट क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं लॉस, ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, दो इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। हालांकि कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है दोनों का। In the Bold poem, the child loss of his ball symbolizes the inevitable losses of life.
इनएविटेबल अनअवॉइडेबल लॉसेस ऑफ लाइफ, कि लाइफ के अंदर लॉस आपको झेलना पड़ेगा, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। रिलेशनशिप्स ऐसे होंगे, कुछ आपकी प्यारी चीजें होंगी जो आपके पास से जाएंगी ही जाएंगी, ये आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, राइट। टीचिंग हिम एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेजिलियंस, ये वाला जो लॉस है ये आपको एक्सेप्टेंस सिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है, रेजिलियंस सिखाता है कि आप कॉन्स्टेंट मेहनत करते रहें चीजों के लिए। इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन ग्रोइंग अप, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े होने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको देखना इंपॉर्टेंट है, तभी आप बड़े होते हैं। सिमिलरली वैसे ही मंडेलाज लॉस ऑफ फ्रीडम एंड द सफरिंग एंड्योर्ड, वैसे ही जो मंडेला का लॉस था, जो सफरिंग उन्होंने देखा लाइफ के अंदर, एंड हिज कंट्रीमैन, उनके लोगों ने देखा अपार्थाइड, शेप्ड हिज स्ट्रेंथ, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन, उससे उनका पेशेंस बढ़ा, उनका डिटर्मिनेशन बढ़ा, उनका स्ट्रेंथ बढ़ा। व्हाइल द पोएम डील्स विद पर्सनल लॉस, अभी पोएम तो पर्सनल लॉस के बारे में बात कर रहा है, इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में बात कर रहा है। मंडेला अकाउंट्स फोकसेस ऑन कलेक्टिव लॉस, केवल उनका अकेले का लॉस नहीं था ना, पूरी दुनिया, मतलब पूरे सारे साउथ अफ्रीकन उस चीज से जूझ रहे थे और सभी लोग जस्टिस के लिए फाइट कर रहे थे। सो इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में द एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्म द इंडिविजुअल, जो एक्सपीरियंस है उनका वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उनको बदल रहा है कहीं ना कहीं उनको, फॉस्टरिंग रेजिलियंस एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ चैलेंजेस, जो कहीं ना कहीं उनको ये सिखा रहा है कि भाई तुम्हें रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, जब तक तुम्हें फल नहीं मिल जाता। एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग, और एक गहरी अंडरस्टैंडिंग लाइफ के चैलेंजेस की भी इन सबको मिली है, अल्टीमेटली लीडिंग टू पर्सनल एंड मोरल ग्रोथ, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल और मोरल ग्रोथ कहीं ना कहीं हुई है। जब तक लाइफ में कुछ खोते नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं सीखते, जब तक बड़े होते ही नहीं है। तो जब तक खोते नहीं है बेटा, तब तक बड़े होते नहीं है। लगातार मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो। लाइफ में बहुत चीजें ऐसी आएंगी जहां सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, जहां एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, जहां चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, तो उन्हीं चीजों से बड़े होते हो आप, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। Horace ends up in prison only to regret that a man should not trust anyone blindly, कि भाई उसको क्या नहीं करना चाहिए, किसी को भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, विदाउट फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, बिना सच जाने। डू यू थिंक हिज ओन फुलिशनेस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज अरेस्ट, क्या आपको ऐसा लगता है कि उसकी खुद की बेवकूफी जो है वो जिम्मेदार है उसके खुद के अरेस्ट के लिए, कि भाई अपनी बेवकूफी की वजह से ही वो अरेस्ट हुआ है? गिव अ रीजन आंसर। ऑब्वियसली अंधा विश्वास ऐसे कौन करता है भाई, सामने वाले पे तुमने ऐसे विश्वास कर लिया है ना, करता है क्या कोई ऐसे विश्वास किसी के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। देखिए, yes, हाँ, Horace's own foolishness was mainly responsible for his arrest. उसका खुद का जो foolishness था वो ही responsible था mainly तो उसके arrest के लिए। He trusted the young woman without checking who she really was. उसने उस जवान महिला पर trust किया बिना check किए कि वो actual में है कौन। He believed her story about being the owner's wife. उसने उसकी स्टोरी पर बिलीव किया कि वो ओनर की बीवी है, and helped her steal the jewelry, और उसकी ज्वेलरी को चोरी करने में मदद किया। He did not try to confirm her identity. उसने उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म करने का ट्राई नहीं किया, और think about the risk involved, और उसने ये भी मतलब नहीं सोचा कि इसके अंदर कितना ज्यादा रिस्क है। His desire to impress her, उसका डिजायर उसको इंप्रेस करने का, एंड एक्ट लाइक अ जेंटलमैन थीफ, और कितना अच्छा वो चोर है ये दिखाने के लिए, मेड हिम इग्नोर कॉमन सेंस, उसने कॉमन सेंस का यूज नहीं किया, ग्लव्स वगैरह सब रिमूव कर दिए थे। लेटर व्हेन ही लर्न्ड दैट शी हैड ट्रिक्ड हिम, जब बाद में उसको पता चला कि उसने उसको बेवकूफ बनाया, एंड ही हैड अननोइंगली डन द रॉबरी फॉर हर, और कहीं ना कहीं अननोइंगली उसने उसके लिए चोरी कर दी, ठीक है, बहुत देर हो चुकी थी। इफ हॉरेस हैड बीन मोर केयरफुल एंड नॉट ट्रस्टेड ब्लाइंडली, अगर हॉरेस थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल होता और ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता, ही कुड हैव अवॉइडेड बीइंग चीटेड एंड सेंट टू प्रिजन। तो कहीं ना कहीं प्रिजन क्या होता है, प्रिजन, तो कहीं ना कहीं वो जेल जाने से बच सकता था। ठीक है, कोई बात नहीं, चोरी की बट उसके लिए बट थोड़ा सा दिमाग लगाना था ना, क्या जरूरत थी ग्लव्स वगैरह उतार के सारी चीजें करने की? सबूत नहीं छोड़ना चाहिए ना, सबूत नहीं छोड़ना चाहिए। क्या कह रहा है? मटिल्डाज कैरेक्टर एम्बॉडीज द जर्नी ऑफ चेंज और प्रोग्रेशन थ्रू आउट द स्टोरी, encapsulating the transformations she endured as a consequence of her experiences, trials, and engagements with other characters. In the light of the above information, trace the transformation seen in Matilda's character in the story. अभी Matilda का जो character है embodies the journey of change or progression throughout the story, पूरी story के अंदर, encapsulating the transformation she endured as the consequence of her experiences, trials, and engagements
with other characters, दूसरे कैरेक्टर्स से. So in the light of the above information, ये जो information दिया हुआ है, trace the transformation seen in Matilda, क्या बदलाव आता है मटिल्डा के कैरेक्टर के अंदर कहानी में, वो हमें बताना है. पूरा का पूरा कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है कि पूरी जो उसका जो होता है चैप्टर के अंदर, पूरा एक जर्नी है उसका चेंज होने का, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का, पूरी थ्रू आउट द स्टोरी. जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है स्टोरी, वैसे वैसे उसका पूरा जर्नी दिखाया गया है चेंज का. इनकैप्सुलेटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन शी एंड्योर्ड एज द कॉन्सिक्वेंसेस. किसकी वजह से हुआ ये बदलाव उसके अंदर? कॉन्सिक्वेंसेस थे वो किस चीज के? किस चीज के? उसके एक्सपीरियंस के, उसके ट्रायल्स के, उसके एंगेजमेंट के विद अदर कैरेक्टर्स के. अपने दोस्त के पास गई वो लेने के लिए, या बाकी लोगों को इंप्रेस करना चाहती थी इन सब चीजों के लिए. तो उसी का तो सारा का सारा कॉन्सिक्वेंस उसी चीज का तो था. अगर वो अपने दोस्त को बता देती सच क्या हुआ है, तो क्या पता उसी दिन पता चल जाता कि नकली हार है. थोड़ा बहुत डांट देती दोस्त, इससे ज्यादा क्या होता. पर लाइफ ही खराब हो गई, है ना, पूरा का पूरा लाइफ ही खराब हो गया. तो देखो, इन द नेकलेस मटिल्डा चेंजेस ग्रेटली. नेकलेस चैप्टर के अंदर मटिल्डा भयंकर तरीके से बदल जाती है बिकॉज ऑफ हर एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से. एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में, शी इज अ चार्मिंग बट डिससैटिस्फाइड वुमन. बहुत ही चार्मिंग बट संतुष्ट नहीं है भाई, वो डिससैटिस्फाइड है. हु ड्रीम्स ऑफ वेल्थ एंड लग्जरी, जिसको बहुत पैसा चाहिए. सो शी फील्स अनहैप्पी विद हर मॉडेस्ट लाइफ. तो वो बहुत उदास रहती है अपनी आम जिंदगी से, और उसको मेंटोस जिंदगी चाहिए. एंड लॉन्ग्स टू बी एडमायर्ड, और वो चाहती है लोग उसको बहुत ही प्यार करें, एडमायर करें, तारीफें करें. आफ्टर लूजिंग द नेकलेस शी बोरोड, और जब वो नेकलेस जो उसने बोरो किया था, खरीदा नहीं था, बोरो किया था, उधार लिया था, Matilda and her husband worked hard for 10 long years to repay the debt. तो मटिल्डा ने और उसके पति ने 10 साल काम किया उस कर्जे को चुकाने के लिए. सारा उनका सेविंग्स वगैरह सब चला गया. And this hard life of poverty, struggle and sacrifice changes her completely. और ये जो एक खतरनाक मुश्किल जिंदगी था, ठीक है, पॉवर्टी का, स्ट्रगल का और सैक्रिफाइस का, उसको पूरे तरीके से बदल देता है. शी बिकम्स ओल्डर, टफर एंड मोर प्रैक्टिकल. वो ओल्डर, बूढ़ी हो जाती है, टफ बन जाती है, प्रैक्टिकल हो जाती है. लूजिंग और अर्लियर वैनिटी एंड प्राइड, और अपना पुराना वैनिटी और प्राइड सब खत्म हो जाता है उसका, सब खत्म हो जाता है उसका, है ना. बाय द एंड शी हैज लर्न्ड द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ. और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी हम देखते हैं कि उसको समझ में आ जाता है भाई रियलिटी क्या है जिंदगी का, ठीक है, वैल्यू क्या है ऑनेस्टी का, कंटेंटमेंट का, कि अगर जितना है उसमें सेटिस्फाइड रहेंगे तो सही है, राइट. सो हर ट्रांसफॉर्मेशन इज फ्रॉम अ ड्रीमी सेल्फ फोकस्ड वुमन टू अ हार्डन्ड रियलिस्टिक एंड हम्बल पर्सन. क्लियर हो गया? चलिए, अभी अगर आप सब बच्चे इस वाली क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां पर इसको स्कैन कर लीजिए. टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा. बच्चों फटाफट से जाइएगा और ये जो पीडीएफ है ये वहां से ले लीजिएगा. और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों की कॉपीज में होने चाहिए. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, ठीक है. तो मैं तो अपनी तरफ से तुम्हें सारे क्वेश्चन करवा दूंगी. अभी तुम नहीं करोगे तो मेरा कुछ नहीं है. मैंने तुम्हें बता दिया कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या एग्जाम में आता है. अभी तुम्हारा काम बनता है यार, थोड़ा सा तो मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है. चलिए, सो यस, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. ये थी हमारी आज की क्लास. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.